साकेत का नवम सर्ग। प्रश्न 1। साकेत में रामकथा को नया आयाम देने वाले भाव बिंदुओं की सोदाहरण विवेचना कीजिए। अथवा मैथिली शरणगुप्त का काव्य मूलतः अभिधामूलक और वक्तव्यमूलक है। साकेत के नवम सर्ग के आधार पर इस बात का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर। महाकाव्य प्रबंधात्मक कार्य होता है। इसकी एक मूल कथा होती है जिसे आधिकारिक कथा कहते हैं। इस कथा को गतिशील बनाने के लिए अन्य अनेक कथाएं होती हैं जिन्हें प्रासंगिक कथाएं कहा जाता है। साकेत की मूल कथा है राम कथा, जिसके माध्यम से उपेक्षिता उर्मिला के विरह विदग्ध किंतु उदात्त चरित्र को प्रकाशित किया गया है। प्राकरणिक कथाएं प्राय वे ही हैं जो परंपरा से राम कथा से संबद्ध होती आई हैं। सर्ग विभाजन। साकेत में पूरी रामायण है जिसे 12 सर्गों में विभाजित किया गया है। संक्षेप में इन सर्गों की कथा इस प्रकार है। प्रथम सर्ग। इस सर्ग में राम के अवतार लेने के कारण अयोध्या नगरी के वैभव का वर्णन और लक्ष्मण उर्मिला के दाम्पत्य जीवन का सुखद एवं हास्य परिहासपूर्ण चित्रण है। द्वितीय सर्ग। इस सर्ग में मथुरा कैकेयी संवाद, राजा दशरथ से कैकेयी द्वारा वरदान मांगना, राजा दशरथ का पुत्र विछोह से अत्यंत अधीर होना वर्णित है। तृतीय सर्ग। इस सर्ग में राम को कैकेयी और राजा दशरथ द्वारा वन गमन की सूचना मिलती है। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। राम उन्हें शांत कर देते हैं। लक्ष्मण भी राम के साथ 14 वर्षों तक वन में रहने का संकल्प करते हैं। चतुर्थ सर्ग। इस सर्ग में राम और लक्ष्मण कौशल्या माँ को अपने पिता महाराजा दशरथ का आदेश सुनाते हैं। कौशल्या विचलित हो उठती है। सुमित्रा के समझाने पर वे धैर्य धारण करते हैं। सुमंत्र राम को वन गमन से रोकने का प्रयत्न करते हैं, परंतु राम नहीं रुकते। सीता राम के साथ वन जाने को तैयार हो जाती हैं, पर उर्मिला किसी प्रकार अपने मन को समझा लेती है। अंत में वल्कल धारण करके राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वन चले जाने को उद्यत हो जाते हैं। पंचम सर्ग। इस सर्ग में वन जाने से पूर्व राम का राजगुरु वशिष्ठ के दर्शन करना, राजरथ पर बैठकर अयोध्या की सीमा पार करना, निषादराज द्वारा स्वागत पाना, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाना, महर्षि वाल्मीकि के दर्शनार्थ चित्रकूट जाना और वहीं कुटी बनाकर रहना आदि घटनाएं वर्णित हैं। षष्ठ सर्ग। इस सर्ग में राम, लक्ष्मण और सीता के वन चले जाने के पश्चात प्रासाद के अंतःपुरवासियों का दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, उर्मिला आदि का शोक और सुमंत्र के लौट आने पर निराश होकर राजा दशरथ का प्राण त्याग, भरत को राजा की मृत्यु की सूचना भिजवाना आदि कथाएं वर्णित हैं। सप्तम सर्ग। इस सर्ग में भरत और शत्रुघ्न का अयोध्या लौटना, अपनी मां के कुकृत्य पर ग्लानि प्रकट करना, कौशल्या का भरत को समझाना और राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन है। अष्टम सर्ग। इस सर्ग में राम के चित्रकूट का जीवन, भारत के साथ अयोध्या वासियों का राम को मनाने आना, सभा का आयोजन होना, कैकेयी का प्रायश्चित करना, लक्ष्मण उर्मिला मिलन और अंत में भारत का राम की पादुका लेकर लौटना आदि घटनाओं का वर्णन है। नवम सर्ग। इस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। दशम सर्ग। इस सर्ग में राम आदि चारों भाइयों तथा सीता आदि चारों बहनों का बचपन, धनुष यज्ञ, जनक वाटिका में राम, सीता और लक्ष्मण उर्मिला का मिलन, राम का धनुष तोड़ना, परशुराम के दम का नाश और विरह विदग्धता उर्मिला का विलाप वर्णित है। एकादश सर्ग। इस सर्ग में भारत के त्यागमय जीवन का शत्रुघ्न द्वारा बताई गई घटनाओं का, राम का चित्रकूट से प्रस्थान, दंडक वन में विराधवध, अगस्त्य ऋषि से दिव्यास्त्र की प्राप्ति, शूर्पणखा के कान नाक काटना, खर और दूषण आदि राक्षसों के वध का और हनुमान द्वारा बताई गई रावण के समक्ष शूर्पणखा
सुपर्णा का रुदन, सीताहरण, जटायु मरण, कंवनधासुर वध, शबरी का आतिथ्य ग्रहण, सुग्रीव का मिलन, बाली वध, लंका दहन, विभीषण का राम की शरण में आना, राम रावण युद्ध, कुंभकर्ण वध और लक्ष्मण को शक्ति लगना आदि घटनाओं का वर्णन है। द्वादश सर्ग राम और रावण के युद्ध का तथा लक्ष्मण के मूर्छित होने का समाचार सुनकर अयोध्या वासियों का सेना लेकर राम की सहायता के लिए चलना, गुरु वशिष्ठ का अपने योगबल से राम और रावण की वास्तविक दशा दिखाकर शांत करना, लक्ष्मण की मूर्छा दूर होना, मेघनाद वध, रावण वध, राम का अयोध्या लौटना और उर्मिला का पुनर्मिलन आदि घटनाएं वर्णित है। अब देखना यह है कि कवि ने इस विशाल कथानक को किस प्रकार संयोजा है। किसी भी महाकाव्य या प्रबंध काव्य की प्रबंध कुशलता की समीक्षा करने के लिए उसकी कथा वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभ, मध्य और अंत। इन्हीं आधारों पर साकेत के वस्तु विन्यास का परीक्षण उचित है। आरंभ साकेत का आरंभ भाग प्रथम सर्ग से लेकर 8वें सर्ग तक माना जा सकता है, क्योंकि अयोध्या कांड की सभी घटनाएं 1 से लेकर 8वें सर्ग तक वर्णित है। इस कथावस्तु का आरंभ लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन तथा हास्य परिहास से होता है। इसी प्रसंग में राम के राज्याभिषेक की तैयारी भी सूचित कर दी जाती है। कैकेयी और मंथरा के संवाद से लेकर चित्रकूट की सभा तक की सभी घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से वर्णित है। कथा का यह प्रारंभिक भाग व्यवस्थित अवश्य है, पर इसमें कथावस्तु की अपेक्षित गति का अभाव है। उदाहरण के लिए प्रथम सर्ग की कथावस्तु को लिया जा सकता है। इस सर्ग की कथावस्तु के मुख्यतः 3 पक्ष हैं: अयोध्या के सौंदर्य का वर्णन, अयोध्या के नागरिक जीवन की संपन्नता और लक्ष्मण तथा उर्मिला का हास परिहास। इनमें अयोध्या के सौंदर्य वर्णन में तो गति के लिए अवकाश ही नहीं है। कवि एक से एक उपमा और उत्प्रेक्षा ढूंढकर अलंकृत श्रेणी में इसका वर्णन करता चला गया है। जो कवि रामायण की सभी घटनाओं को साकेत में ही केंद्रीभूत करने के लिए कटिबद्ध हो, वह यदि साकेत की सुषमा में उलझकर कथा की गति को भी ही भूल जाए तो यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अयोध्या वासियों के नागरिक जीवन की संपन्नता के माध्यम से कवि रघुवंश की और उसके माध्यम से अपने प्रभु राम की महत्ता का प्रतिपादन करना चाहता है। वाल्मीकि या तुलसीदास ने जो विशेषताएं राम राज्य की बताई है, वे ही प्राय कवि ने इस प्रसंग की में दोहरा दी है। राम राज्य की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है: बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, देहिक देवी भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, नारी दरिद्र दो दुखी न दीना, नहीं को अभुत न लक्षण हीना। इन्हीं भावों को गुप्त जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है: एक तरु के विविध सुमनों से खिले, पूर्वजन रहते परस्पर हैं मिले, स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी, बाहा भोगी आंतरिक योगी सभी, व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए, आधि की शंका नहीं मन के लिए, चोर की चिंता नहीं धन के लिए, सर्व सुख है प्राप्त जीवन के लिए। लक्ष्मण तथा उर्मिला के हास परिहास में भी अपेक्षित स्वाभाविकता एवं कथा वस्तु की गतिशीलता का अभाव है, पर यह इतना नहीं जितना उपयुक्त 2 पक्षों में है। कहीं कहीं यह हास परिहास अत्यंत स्वाभाविक है। यथा पाशव से सौमित्र आ पहुँचे तभी, और बोले लो बता दूं मैं अभी, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। उर्मिला बोली अजी तुम जाग गए, स्वप्न निधि से नैन कब से लग गए, मोहिनी के मंत्र पढ़ जब से छुआ, जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ। पर सर्वत्र यह स्वाभाविकता नहीं बनी रह पाई है। उदाहरणतः 2 स्थल प्रस्तुत हैं। एक तो वह जहाँ लक्ष्मण और उर्मिला नारी जीवन का विश्लेषण करने लगते हैं: जन्मभूमि ममत्व कृपया छोड़कर, चारु चिंतामणि काल से होड़कर, कल्पवल्ली सी तुम्हें चलती हुई, बांटती हो दिव्य फल फलती हुई,
खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती हैं एक तुम सा पात्र हम, आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरे, और निज भार यूं हल्का करे। स्वयं कवि ने भी इस प्रसंग की अनावश्यकता, अनौचित्य एवं अस्वाभाविकता का अनुभव किया है। तभी तो इन पंक्तियों के तुरंत बाद ही वह कीर को बीच में डाल देता है, जिसके द्वारा वह वातावरण को पुनः परिहासपूर्ण बना देता है, और दूसरा वह जब लक्ष्मण कला के स्वरूप का कला विवेचक आचार्य की भांति विवेचन करने लगते हैं। यह तुम्हारी भावना स्फूर्ति है, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा। व्यक्त करती है कला की यह यहाँ, मानते हैं जो कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही, वह तुम्हारे और तुम उसके लिए चाहिए पारस्परिकता ही प्रिय। इस प्रकार हम स्वर्ग में कथावस्तु की वह गति नहीं जो होनी चाहिए। लगता है कि कवि किसी प्रसंग को ढूंढ निकालता है और फिर कथावस्तु की चिंता किए बिना जो कुछ उसे कहता चला जाता है। मध्य, नवन और दशम सर्ग में इस महाकाव्य की कथावस्तु के मध्य भाग है। इन दोनों सर्गों में विशेषतया उर्मिला के विरह का वर्णन है। जहाँ तक नवन सर्ग की कथावस्तु का संबंध है, इसमें स्थूल घटनाओं का एकदम अभाव है। केवल कुछ एक स्थूल घटनाओं का सूच्य रूप में उल्लेख है। ये घटनाएं भी कथावस्तु की गति को अग्रसर नहीं कर पाती, वरन गत घटनाओं की स्मृति कराकर उर्मिला की विरह भावना की मार्मिकता में ही वृद्धि करती हैं। यथा मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सखी जब उपालप गल के, उन्हें जो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हाँ रह गया। इन पंक्तियों में उर्मिला अपनी सुख सखी से उस घटना का वर्णन कर रही है जब वह चित्रकूट में अपने प्रियतम लक्ष्मण से मिली थी। उसे दुख है कि वह तब न तो स्वयं ही कोई बात कह पाई थी और न अपने प्रियतम की कोई बात सुन पाई थी। इस प्रकार निम्नलिखित छंदों में संयोगावस्था की घटनाओं की स्मृतियां हैं जो विरह व्यथा को ही तीव्रतर बनाती हैं। कथा वस्तु की गति को कोई गति नहीं देती। नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊं कहो, किंतु डरता हूँ मैं तुम्हारे इस झूले से, रोक सकता हूँ उरुओं के बल से ही उसे, टूटे लगाम यदि मेरी कहीं भूले से, किंतु क्या कहूँगा। यहाँ उत्तर में मैंने हंस और भी बढ़ाए पैग दोनों और उले से हैं कह लिपट गए थे, यहीं प्राणेश्वर बाहर से संकुचित भीतर से फूले से। हे कह लिपट गए थे, वहीं प्राणेश्वर बाहर से संकुचित भीतर से फूले से। मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गन चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। करने लगी मैं अनुकरण स्वर नुपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी। चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय माई, मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। लाई सखी मालिने थी डाली उस वार, जब जम्बू फल जीजी ने लिए थे मुझे याद है। मैंने थे रसाल लिए, देवर खड़े थे वहीं, हंसकर बोल उठे निज निज स्वाद है। मैंने कहा रसिक तुम्हारी रुचि काहे पर, बोले देव दोनों और मेरा रस स्वाद है, दोनों का प्रसाद भागी हूँ मैं। हाय आली आज विधि के प्रसाद से विनोद भी विषाद है। आए एक बार प्रिय बोले, एक बात कहूँ विषय परंतु गोपनीय सुनो कान में। मैंने कहा कौन यहाँ, बोले प्रिय चित्र तो हैं
सुनते हैं, वे भी राजनीति के विधान में। लाल किए कर्णमूल होठों से उन्होंने कहा, क्या कहूँ, सगदगद हूँ मैं भी मद गान में। कहते नहीं हैं करते हैं कृति, सजनी में खींच के ही रीझ उठी उस मुस्कान में। इस प्रकार के और भी अनेक छंद इस सर्ग में मिलते हैं जो सूच्य रूप से गत घटनाओं का बोध कराकर उर्मिला के विरह की मार्मिकता में तो वृद्धि करते हैं, पर कथानक की गति को गति नहीं देते। इस सर्ग में छंद की परस्पर आभत नहीं वरन मुक्त है और मुक्तक काव्य के छंदों की भांति स्वतः परिपूर्ण है। उनके प्रसंग विधान को समझने के लिए पूर्वापर संबंधों के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यथा पहला, अब आतप सेवन में कौन तपस्या, मुझे न यो छल तू, तब पानी में बैठा सखी चाहे तो वही चल तू। 9, रहने दे तू, तेल नहीं चाहिए मुझे तेरा, तनु चाहे रूखा हो मन तो सूसने पूर्ण है मेरा। प्रस्तुत सर्ग में ये दोनों छंद साथ साथ हैं, पर इनमें से कोई पूर्वापर संबंध नहीं। इस प्रकार इस सर्ग के गीत भी मुक्तक हैं। कुछ गीत तो ऐसे हैं जिनका प्रतिपाद विशेष से भी कोई संबंध नहीं। उदाहरण के लिए हम राज्य लिए मरते हैं गीत लिया जा सकता है। इस गीत में किसानों के जीवन की महत्ता और गरिमा का वर्णन है, जिसका उर्मिला की विरह भावना से कोई संबंध नहीं। कहने का भाव यह है कि नवन सर्ग में स्थूल कथा का भाव है। उसके छंद विविध एवं सत्वपूर्ण भावों का चित्रण करने वाले हैं, जो उर्मिला की विविध विरह भावों के सूचक हैं। इस प्रकार भावात्मक दृष्टि से इनमें परस्पर संबंध स्थापित किया जा सकता है और उर्मिला की विरह वेदना की निरंतरता देखी जा सकती है। अतः कहा जा सकता है कि इस सर्ग में यद्यपि स्थूल वस्तु विन्यास का अभाव है, पर भावात्मक वस्तु विन्यास का निरंतर बना हुआ है। अतः वस्तु विन्यास की दृष्टि से इस सर्ग को प्रबंधात्मक मुक्तक कहना अनुचित न होगा। दशम सर्ग का वस्तु विन्यास भी गतिशील की अपेक्षा कलात्मक ही अधिक है। उर्मिला सरयू को लक्ष्य करके अपना विरह निवेदन करती है, जिसके अंतर्गत राम आदि चारों भाइयों का, सीता आदि चारों बहनों का बचपन वर्णन, सीता स्वयंवर आदि कथाएं उर्मिला की स्मृति के माध्यम से संयोजित की गई हैं। स्मरण संचारी के अंतर्गत समस्त बालकांड की कथा को समाहित करके कवि इस सर्ग की कथा वस्तु को अत्यधिक मार्मिक बनाने में तो सफल हुआ है, किंतु इसमें भी अपेक्षित गतिशीलता और तजन्य प्रभाव का अभाव है। अंत, साकेत की कथावस्तु के अंत या पर्यवसान भाग में एकादश और द्वादश सर्ग आते हैं। एकादश सर्ग में साकेत के राज परिवार की विषणता की जो झांकी प्रस्तुत की गई है वह अत्यंत प्रभावशालिनी है। शत्रुघ्न और हनुमान द्वारा जिन घटनाओं की सूचना दी गई है वे कथा के रूप का ही संवर्धन करती हैं। द्वादश सर्ग में साकेत वासियों की रणसज्जा, मेघनाथ वध, राम का अयोध्या को लौटना तथा लक्ष्मण और उर्मिला के पूर्ण मिलन की कथा है। इस सर्ग में भी कथा के रूप की संपूर्णता का प्रयास है, जिससे इसकी गति त्वरित नहीं अत्यधिक त्वरित है। इन दोनों सर्गों में कवि जितनी राम कथा कह गया है उतनी शेष 10 सर्गों में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इन सर्गों को लिखते समय कवि का ध्यान राम कथा को समाप्त कर देना था, इसलिए वह वर्णनात्मक शैली में ही राम कथा की इतनी सारी घटनाओं को 2 ही सर्गों में गिना गया है। इसके अतिरिक्त उसके लिए कोई और चारा भी न था। इस प्रकार साकेत की कथावस्तु की संयोजना में वह गठन, सुव्यवस्था तथा गतिशीलता नहीं है, जो किसी भी प्रबंध काव्य की सफल कथावस्तु के अनिवार्य गुण होते हैं। नवीनता, प्रत्येक जागरूक एवं प्रतिभा संपन्न कवि परंपरागत कथानक को अपनाकर भी उनमें कुछ न कुछ नवीनता का समावेश करता है। यह समावेश उसकी कथावस्तु का गुण माना जाता है। गुप्त जी ने भी परंपरागत रामकथा में अनेक नवीनताओं का समावेश किया है, जो डॉक्टर कमलाकांत पाठ के शब्दों में निम्नलिखित है। पहला, उर्मिला के पूर्व राग, वियोग और पुण्य मिलन विषयक समस्त घटनावली और प्रसंग कल्पना कवि की अपनी उद्भावना है। उसे प्राय राम कथा के अनेक स्थलों पर उपस्थित ही नहीं किया गया, मुखर भी बनाया गया।
दूसरा, चित्रकूट सभा में कैकेयी अपने वात्सल्य की दुहाई देती है और अपने कृत्य पर पश्चाताप प्रकट करती है। उसके कृत्य का मनोवैज्ञानिक कारण स्पष्ट किया गया। यद्यपि उसके मानसिक अंतर्द्वंद का गांभीर्य पूर्ण स्पष्ट न हो सका, तो भी उसके भावनाशील चरित्र को उज्ज्वल बनाने का पूर्ण आयोजन हुआ। वह तपस्विनी हो गई। अंतिम सर्ग में उसकी कार्य तत्परता दिखाई पड़ती है तथा भरत के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए वह उद्यत होती है। तीसरा, चित्रकूट मिलन के पश्चाताप सभी घटनाएं घटित नहीं वर्णित हुई। बालकांड की कथा, उर्मिला के आरण्यकांड की शत्रुघ्न ने और केकथा सुंदर तथा लंका कांड की कथा हनुमान ने कही। युद्ध का दृश्य वशिष्ठ ने दिखलाया। ग्रंथ का नाम साकेत होना और उर्मिला का नायिका इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। मांडवी के चरित्र को अंतिम सर्गों में आवश्यक उभार देने का प्रयत्न हुआ। हनुमान आकाश मार्ग से आते जाते हैं और संजीवनी बूटी साकेत में ही मिल जाती है। आकाश मार्ग से उड़ने के लिए योग सिद्धि संबंधी विश्वास को प्रकट किया गया और इस लोकोत्तर व्यापार का समाधान हुआ। साकेत की रणसज्जा के द्वारा कवि ने अपनी राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रस्तुत किया तथा उर्मिला चरित्र के वीरांगना पक्ष को उद्घाटित। सातवां, कैकेयी मंथरा संवाद को मनोवैज्ञानिक भित्ति दी गई। आठवां, दशरथ कैकेयी से स्वयंवर मांगने का अनुरोध करते हैं जिसे वह विस्मृत कर चुकी है। नौवां, भारत की अनुपस्थिति का कारण दशरथ ने प्रकट किया और लक्ष्मण उर्मिला संवाद में उसे स्थान मिला। 10वां, दशरथ की मृत्यु का वर्णन मानस की अपेक्षा यहाँ विस्तृत है और रानियां सती होने का अपने पद गौरव के अनुकूल प्रस्ताव करती हैं। 11वां, पारिवारिक हास परिहार की यत्र तत्र नियोजना हुई यथा प्रथम, पंचम और अष्टम सर्ग में। 12वां, सीता को स्वावलंबिनी बनाया गया और अष्टम सर्ग में उसके चरित्र को नया सौंदर्य दिया गया। 13वां, चित्रकूट सभा को एक पारिवारिक घटना का स्वरूप प्राप्त हुआ। 14वां, राम रावण युद्ध में प्रत्युत्पन्न मातृत्व का विनियोग किया गया और कुंभकर्ण वध के प्रसंग को नई भाव भूमि दी गई। लक्ष्मण को शक्ति लगने के पश्चात राम सहसा क्रोधांत होकर भीषण मारकाट मचाते हैं और भाई का बदला भाई ही कहकर कुंभकर्ण का वध कर डालते हैं। रावण को मूर्छित देखकर उन्हें लक्ष्मण की मूर्छा का स्मरण हो जाता है और वे रावण की सदैवता की प्रशंसा करते हैं। रामचरित्र की यह मानवीय भूमि कवि की अपनी कल्पना है। यहाँ आधार ग्रंथों की भांति शोकाभिभूत राम विलाप मात्र नहीं करते। 15वां, राम का संपूर्ण चरित्र मानवीय है, उनमें लोकोत्तरता की प्रतिष्ठा नहीं की गई। कवि ने मानव की ईश्वरता दिखाई, ईश्वर की मानवता नहीं। इस प्रकार कवि ने रामकथा की चिर परंपरा को तोड़कर उसे आधुनिकता का रूप देकर अपनी कथा वस्तु को अधिक ग्राह्य बना दिया है। अतः कहा जा सकता है कि यद्यपि साकेत की कथा वस्तु में प्रबंधनात्मक काव्य की सफल कथा का अपेक्षित गठन तथा गति नहीं है, फिर भी कवि ने काव्य कौशल ने इन दोनों का परिहार करने का पर्याप्त प्रयास किया है। उपेक्षित स्थलों में भावनात्मक आकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या, अस्वाभाविक प्रसंगों का मनोवैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण आदि गुण ऐसे हैं जो साकेत की राम कथा को परंपरा के बंधन से मुक्त करके अधिक ग्राह्य, विश्वसनीय एवं सरस बनाते हैं, जो उर्मिला की विविध विरह भावों के सूचक हैं। इस प्रकार भावात्मक दृष्टि से इनमें परस्पर संबंध स्थापित किया जा सकता है और उर्मिला की विरह वेदना की निरंतरता